संविधान की बातें चल रही थी, अनुसूचियों पे आकर हम रुके थे। तो देखो, इतने सारे तो आर्टिकल्स हैं, 395। अगर सब आर्टिकल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो 468 हो जाते हैं, है ना। 12 अनुसूचियां हैं, तो काफ़ी बड़ा संविधान है हमारा। इतना बड़ा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा है। हमारा संविधान दुनिया का, भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अच्छा, लिखित भी होता है और एक अनरिटन भी होता है, अलिखित। वो सारी बातें आज ही के लेक्चर में हम कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा कैसे है, क्यों है, किस तरह से ये सबसे बड़ा है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का जो संविधान है वो बहुत सारे सोर्सेज से बना हुआ है ना। और उसके अंदर भी जैसे भारत शासन अधिनियम जो था, 1919 में और 1935 में आए थे। इससे पहले भी आ रखे हैं। तो ये वाला जो 1935 है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली ली गई है, इसमें से 1919 में से कुछ चीज़ें ले रखी है। तो ये खुद में बहुत बड़ा था। और ये क्या है, संविधान का बेसिक मॉडल है, बेसिक मॉडल है संविधान का। तो ये खुद इतना बड़ा है तो संविधान को तो बड़ा होना ही था, है ना। और जो यहाँ पे हमारे भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है। विविधता कैसी ज़्यादा है, जैसे कितना गंदा मैप बन रहा है। ये है अपना, मान लीजिए भारत, मान लीजिए आप, यहाँ का एरिया अलग है ज्योग्राफिकली, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ का अलग है। ये मैदानी प्रदेश, यहाँ पे डेजर्ट आ गया, ये हिमालय हो गया, ये दक्षिण का पठार हो गया, ये तटीय क्षेत्र हो गए। तो हर जगह का एरिया अलग अलग है। और यहाँ पे जो है कल्चर अलग अलग है, लोगों की मानसिकता अलग अलग है। तो उन सब के लिए कानून बनाना था, उन सब के लिए संविधान बनाना था। संविधान सबके लिए बनाना था। तो सभी के हितों को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनाया गया है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, ठीक है जी। और क्या कारण हो सकता है कि ये इतना बड़ा बनाया है हमने। जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए के अंदर जो संविधान है वो क्या है, जो सेंटर और स्टेट, इसका अलग है और स्टेट का अलग है। जबकि भारत में क्या है, एक ही संविधान है। यहाँ पे स्टेट और सेंटर का अलग अलग संविधान नहीं है ना। इसलिए बड़ा है कि सभी राज्यों का संविधान भी इसी में है। राज्य किस तरह से काम करेंगे, राज्य सरकारें कैसे शासन करेगी, केंद्र सरकार किस तरह से शासन करेगी, कानून बनाएगी, वो सारी चीज़ें एक ही जगह लिखी हुई है, इसलिए सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद में यहाँ पे हम भारत को जो है कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो चाहते थे कि भारत कैसा राज्य बने, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी देश बने। तो कल्याणकारी देश बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर स्पेशली डालनी पड़ेगी, कुछ स्पेशल फीचर्स उसके अंदर डालने पड़ेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपी हो गए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसी संविधान के अंदर, इसलिए ये बड़ा है। और क्या रीज़न हो सकता है, जो हमारा संविधान है ये कैसा है, ऑर्गेनिक है। ये टाइम के साथ इवोल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, इवोल्व, मतलब इसका उद्विकास, जो हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, फिर अभी तो 11वीं 12वीं की किताबों से हटा दिया गया है, लेकिन जो एवोल्यूशन है वैसे संविधान का भी
एवोल्यूशन चल रहा है अभी, ये इवोल्व हो रहा है। कैसे? संविधान संशोधन से। टाइम टाइम पर संविधान में संशोधन होते रहते हैं। मोदी जी को अभी 11 साल हुए हैं, तो 11 साल में इन्होंने, इनके आने से पहले 99 हो रखे थे, है ना, और अभी हो गए हैं 106, जिसमें महिलाओं को 15 साल के लिए आरक्षण देने की बात है राज्यसभा में और लोकसभा में, और जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें। खैर, हम जो संविधान संशोधन है वो सारे के सारे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि ये इवोल्विंग टाइप का है ना। जो हमारा संविधान है वो वक्त के साथ बदलता रहता है, इसलिए बड़ा होता जा रहा है ना। और क्या हो सकता है? अच्छा, अभी हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ले रखे हैं हमने? यूएसए से लिए हैं। ये जो सोर्सेज हैं अभी हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद में, जैसे ये खत्म होगा। तो फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए। अब वहाँ पे क्या है, कुछ अलग सिस्टम है। अपने यहाँ पे क्या है, जैसे हमने जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उनके साथ में लिमिटेशन दे रखी है। इंडिया में क्या है, लिमिटेशन है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित ना करें। और ये सब चीज़ें बताएगा कौन? सरकार कहती है कि नहीं भाई, तू तो जो है देश की एकता, अखंडता को प्रभावित कर रहा है, ले आ जा, तेरे को जेल में डालना है। ऐसे थोड़ी कर सकता है। ये अधिकार कौन देता है? ये लिमिटेशन जो बताने वाला है, या तो संविधान, संविधान, या फिर इस संविधान में लिखी हुई चीज़ों को एक्सप्लेन कौन करेगा? इसको एक्सप्लेन करेगा न्यायपालिका। जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मूल अधिकार दे रखे हैं, वो दे रखे हैं, है ना। उसकी कोई लिमिटेशन वगैरह वहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो ये है भारत का संविधान सबसे बड़ा क्यों है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत शासन अधिनियम जो है वहाँ से इसका बेसिक मॉडल लिया गया है, इसलिए ये बड़ा है। विविधता बहुत ज़्यादा है। देश जो है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है। फिर गंगा के जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, उनका कल्चर अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं। फिर अपना जो थार मरुस्थल है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, वहाँ के लोगों की मानसिकता अलग है। फिर दक्षिणी पठारी प्रदेश है, वहाँ पे लोग जो है अलग तरीके से सोचते हैं, और जो तटीय मैदान है वहाँ पे अलग तरीके से है। तो उन सभी को समाहित करना था एक ही संविधान में, इसलिए हमारा संविधान बड़ा है। यूएसए का संविधान जो है सेंटर के लिए अलग बना हुआ है, स्टेट के लिए अलग बना हुआ है, जबकि हमारे भारत के संविधान में एक ही संविधान हमने बनाया है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती है। हमें भारत को जन कल्याणकारी राज्य बनाना है, इसलिए इसके अंदर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व जैसी चीज़ें भी इसी संविधान में हमने सम्मिलित कर रखी है, इसलिए ये बड़ा है। टाइम टाइम पर हमारे संविधान में ज़रूरत के हिसाब से संशोधन किए जाते हैं। ये जो संशोधन किए जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा संविधान बड़ा हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी। और जो फंडामेंटल राइट्स है यूएसए के अंदर, तो क्या है, मिले हुए हैं, वैसे मिले हुए हैं, लेकिन हमारे क्या है, लिमिटेशंस भी लिखी हुई है। ठीक है। कि कौन सी आपको स्वतंत्रता जो दे रखी है वो किस हद तक आपको दे रखी है, कब जो है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई है। और इनको एक्सप्लेन कौन करता है? न्यायपालिका करता है। मुझे उम्मीद है इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के स्रोत कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इसे याद करवाने के लिए मैं एक बार वर्ड मैप ले लेता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा आसानी से जो है चीज़ें मैं आपको याद करवा पाऊँगा। तो 1 मिनट में पॉज करके वो ले लेता हूँ। चलो, लेना क्या, बना ही लेता हूँ। मान लीजिए ये दुनिया का नक्शा है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, यहाँ पे यूरोप हो गया, ये एशिया मान लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ कहीं है कनाडा। ठीक है। यहाँ कहीं है यूएसए। ठीक है। अलग अलग
कलर ले लेते हैं देशों के नाम के लिए। ये मान लेते हैं यूएसए, ये मान लेते हैं ब्रिटेन, अच्छा यहाँ भी है ब्रिटेन, ये फ्रांस, यहाँ पे अच्छा कलर दूसरा लेना था, एक बार मैं पोज करके लिख लेता हूँ सारे। तो ये कुछ देश हैं जहाँ से हमने हमारे संविधान में चीज़ें ली हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं कनाडा से। कनाडा से हमने क्या क्या लिया? जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्ति, ये किसके पास है? केंद्र के पास। ये हमने हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं, ये हमने किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। जो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और जो तीसरा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो परामर्श देगा, परामर्श देगा किसको? राष्ट्रपति को। ये जो सुप्रीम कोर्ट को ये जो अधिकारिता मिली हुई है आर्टिकल 143 के तहत, वो हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। कनाडा से कितनी चीज़ें ली हैं? 3 चीज़ें ली हैं। एक तो ली है हमने क्या? एक तो हमने ली है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी। राज्यपाल पद की जो नियुक्ति होती है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। सुप्रीम कोर्ट परामर्शदात्री के रूप में काम करेगा, वो हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, याद हो गया होगा कनाडा की 3 चीज़ें। इसके बाद बात आती है यूएसए की। यूएसए से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। एक तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। तो हम भारत के लोग कहाँ से लिए हमने? यूएसए से लिए। आप सबको पता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। विधि का संरक्षण, विधि का संरक्षण, विधि के समक्षमता, विधि का संरक्षण, विधि का समान जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है, ये सारे शब्द जो हैं ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 जब आएगा, 14 जब आएगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अभी बस ये अपने को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, ठीक है। तो विधि का संरक्षण, तो विधि का संरक्षण हमने क्या कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली है? यूएसए से लिए हैं। जो राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए जो तरीका है, इम्पीचमेंट या महाअभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया है हमने? यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। जो पीआईएल लगा देते हैं ना, जनहित याचिका, जनहित याचिका, ये भी यूएसए से आई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। कल हमने देखा था कि भारतीय न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसमें विधायिका और कार्यपालिका कोई लेना देना नहीं होता। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन है वो भी क्या है? यहीं से लिया हुआ है। शायद अब आपको ठीक दिखाई दे दे।
तो हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हो गए, विधि का संरक्षण हो गया, विधि की सम्यक प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग से हटाना उसको, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन वाली जो चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम ब्रिटेन पर। ब्रिटेन का थोड़ा लंबा है, ब्रिटेन का बाद में कर लेते हैं, पहले फ्रांस का कर लेते हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने लिया है कि भारत कैसा होगा, गणतंत्र होगा, राजा का शासन नहीं होगा, लोगों से जो है भारत का मुखिया चुना जाएगा। और जो प्रस्तावना है ना अपनी, उसके अंदर 3 शब्द हैं, कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सब कहाँ से लिए हैं हमने, ये सब लिए हैं हमने फ्रांस। गणराज्य और प्रस्तावना के 3 शब्द जो हैं हमने फ्रांस से लिए। ठीक है। फिर जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने लिया है, जर्मनी से हमने लिया है एक तो अपने आपातकाल, जो सेंटर जो इमरजेंसी जो लगाती है वो लिया है। और आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अपने जो मूल अधिकार हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन 2 चीज़ें ली है, एक तो आपातकाल और एक लिया है फंडामेंटल राइट्स का निलंबन। ठीक है, आपातकाल के। ठीक है, तो जर्मनी से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स का निलंबन आपातकाल के टाइम पे और आपातकाल लिया है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 चीज़ें ली है, एक तो संविधान का संशोधन किस तरह से किया जाएगा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा। तो 2 चीज़ें क्या क्या हो गई, 2 चीज़ें हो गई अपने, एक तो संविधान संशोधन और एक हो गया अपना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से बोलना। कनाडा से क्या क्या चीज़ें लिए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति जो है उसका तरीका कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्शदात्री के रूप में काम करेगा, ये वाली चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। और फ्रांस से क्या क्या लिया है, गणतंत्र है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। जर्मनी से क्या क्या लिया है, आपातकाल, और आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया है, संविधान संशोधन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। यूएसए से क्या क्या लिया है, हम भारत के लोग, मूल अधिकार, विधि का संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ें भी थी, और हमने क्या लिया है यहाँ से, जो न्यायपालिका से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो सारी ही अमेरिका से ही ले रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की क्रिया, ये भी कहाँ से लिए हमने, ये भी लिए है जी यहीं से, यूएसए से। यूएसए से ही हमने लिया है जो न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक सक्रियता, जो कोर्ट है खुद ही आगे आके चीज़ों पर डिस्कशन स्टार्ट कर देता है, वो होती है न्यायिक सक्रियता। तो ये भी कहाँ से लिए हमने, ये भी लिए हमने यूएसए से। ठीक है, 11 चीज़ें ले रखी है यूएसए से।
और बाकी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो एक बार रिवाइज कर ही ली हमने। रूस से क्या लिया है? रूस जो है, रूस से ले लिया हमने मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। और रूस से लिया है जो न्याय है, वो हमने रूस से लिया। न्याय में कौन कौन सी चीज़ें होती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। और जो अपना अपना जो नीति आयोग है, इसकी जगह पहले वो था, क्या बोलते हैं उसको, योजना योजना विभाग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो उसकी जगह अपना नीति आयोग आया है, ठीक है। योजना आयोग जो था उसकी जगह वो आया। तो योजना आयोग जो है, आयोजना, वो भी कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो रूस से क्या क्या ले लिया हमने? मूल कर्तव्य ले लिए, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और आयोजना विभाग जो है, आयोजना आयोग जो है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। इसके बाद आता है अपना जापान। जापान से हमने क्या 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 लिया है? जापान से सिर्फ एक चीज़ ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या सरकार चाहे तो आपकी ज़िंदगी ले सकती है? तो यदि विधि में ऐसा लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, तो ऐसा कर सकती है। तो ये वाली चीज़ हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। फिर इसके बाद में बच जाते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। अच्छा, जर्मनी, फ्रांस, एक और देश रह रहा है, एक देश रह रहा है अपना आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी, डीपीएसपी। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा? राष्ट्रपति का चुनाव। और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, निर्वाचन तो हमने कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया था। और जो सदस्यों का मनोनयन, ये हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो अब हम अगले पेज पे देखते हैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन का हमारे यहाँ पे शासन था, तो उनकी शासन प्रणाली लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो ब्रिटेन, क्योंकि हम इससे परिचित थे, तो यहाँ से संसदीय शासन जो है वो हमने ले लिया। द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा भी होगी और लोकसभा भी होगी। विधि के समक्ष क्षमता, मतलब कानून के सामने सब एक जैसे होंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, मतलब कानून किस तरह से बनाया जाएगा, विधायिका किस तरह से काम करेगी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। हमारी नागरिकता कैसी है? राज्य की अलग और देश की अलग? नहीं, ऐसा नहीं है, एकल नागरिकता। एक ही नागरिकता हो सकती है। जो सीएजी का पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। फिर मंत्री परिषद, तो ये जो मंत्री परिषद है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। ये वाली चीज़ भी हमने कहाँ से ली है? ये भी लिया हमने ब्रिटेन से। जो रीट आप लगा देते हो,
वो वाला भी जो है कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कौन सा, आरटीआई नहीं, रिट जो कोर्ट में लगती है ना, हम पढ़ेंगे। फिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो भी कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से ली। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या ले लिया है, ब्रिटेन से हमने ले लिया है संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि के समक्ष समता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, सीएजी का पद, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और रिट लगाना, और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारे पास बच जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ से हमने प्रस्तावना कॉपी की, हम भारत के लोग जो हैं वो तो हमने ले लिया था अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से कहा क्या क्या लिया हमने, प्रस्तावना। फिर जो संसद के दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक होती है ना, तो वो जो संयुक्त बैठक का जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसके अलावा जो राज्य सूची और संघ सूची जो थी वो तो हमारे जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें था, लेकिन जो संवर्ती सूची है वो नहीं थी, वो हमने ले ली ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है वो कौन करेगा, सेंटर करेगा। ठीक है, तो ये लागू करना, और जो केंद्र और राज्य सूची के जो विषय हैं है ना, उनके ऊपर कानून कब कैसे बनाना है। अब देखो, जैसे बांग्लादेश से कोई संबंध बनाना है अपने को, भारत को, और बंगाल में जो है दूसरी सरकार है, और केंद्र में अपने दूसरी सरकार है। अब बांग्लादेश और बंगाल में जो है, जैसे अपने गंगा जाती है वहाँ पे जाके वो पद्मा हो जाती है। अब वहाँ की सरकार ऐसे कहेगी नहीं, हमें तो पानी ज़्यादा चाहिए बंगाल को, हम बांग्लादेश में नहीं जाने देंगे। लेकिन केंद्र उससे कोई अपना डील करना चाह रहा है, उस डील के लिए बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं, हमें तो भाई जब पद्मा का पानी ज़्यादा मिलेगा तभी हम ये डील करेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो कानून बनाने का जो जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा। ये वाली चीज़ कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, फिर व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, इसके अंदर जो स्वतंत्रता है कि भाई भारत स्वतंत्र है व्यापार और वाणिज्य के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए भारत स्वतंत्र है। ये वाली चीज़ ली है कहाँ से हमने, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना, प्रस्तावना हो गई, संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो हो गई। संवर्ती सूची, अंतर्राष्ट्रीय संधि के समय केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून कौन कैसे बनाएगा उसकी बात हो गई। व्यापार और वाणिज्य के अंदर स्वतंत्रता हो गई। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, अब इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो हमने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इससे संविधान का 2/3 हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया हुआ है।
तो ये थी हमारे जो संविधान है उसके स्रोत, संविधान के स्रोत। ठीक है, मुझे लगता है आप इससे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, पक्का करके आओगे। ठीक है, तो ये जो संविधान में ये सारी चीज़ें लेके आया, वो कौन लेके आया था? ये लेके आई थी संविधान सभा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन ने कहा था कि तुम्हारी बनाओ संविधान सभा, संविधान सभा बनाओ, और वो संविधान सभा जो होगी वो क्या करेगी? संविधान बनाएगी भारत देश के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भारत था वो था ब्रिटिश भारत। ठीक है, अब इस ब्रिटिश भारत के अंदर कुल 389 सदस्य, 389 सदस्यों की संविधान सभा बननी थी। अब ब्रिटिश भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक तो जो प्रांत थे जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था सीधा, और रियासतें। प्रांत कितने थे? 296। रियासतें कितनी थी? 93। अब रियासतों का तो ऐसा हुआ कि भैया आप क्या करोगे, जो राजा होंगे, शासक जो है मनोनीत करके भेज देंगे, कि राजा ने अपने कोई मंत्री को कह दिया कि जाओ भाई, भारत का संविधान बन रहा है, अपना भी बनाओ साथ साथ, अपने भी वैसा ही कुछ संविधान बना लेंगे, तो आप जाइए। तो 93 जो थे वो तो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आने थे। प्रांत जो थे वो थे 296, ये भी ऐसे थे। 4 जो थे वो संघ शासित प्रदेश थे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट किसका रोल था? गवर्नमेंट का रोल था, ठीक है, सेंटर का। और इधर क्या है? गवर्नर बैठा करते थे। ये कितने थे? 292। ठीक है, तो ये जो 4 संशासित प्रदेश थे उनको बोलते थे उस टाइप में उच्चायुक्त प्रांत। ठीक है, ये कौन कौन से थे? एक तो अपना अजमेर था, एक अपना दिल्ली था, एक कुर्ग था, और एक बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये सब थे 4 उच्चायुक्त प्रांत। ठीक है, अच्छा, इनका निर्वाचन मंडल कहाँ से होना था, कि मतलब ये निर्वाचित हो रहे थे, है ना? तो अच्छा, ये चुनाव कब हो रहे थे? निर्वाचन या चुनाव जो हो रहा था वो कब हो रहा था? ये हो रहा था जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, क्या बात गई थी कि 10 लाख जो लोग हैं उनका एक प्रतिनिधि संविधान बनाने के लिए निर्वाचित होगा। ठीक है, अच्छा, इनका निर्वाचन मंडल, कि इनका निर्वाचन कर कौन रहा था? तो ये जो प्रांत थे, ये प्रांत, इन प्रांतों के जो विधान मंडल थे उनके निम्न सदन सदन के जो सदस्य थे वो इनको निर्वाचित कर रहे थे। प्रांतीय विधान मंडल, और इसके भी क्या? निम्न सदन के सदस्य द्वारा। ठीक है, अच्छा जी, चलो वापस से एक बार
रिवाइज कर लेते हैं। संविधान सभा कैसे गठित हुई? कैबिनेट मिशन आया 1946 में भारत में। उसने कहा कि भैया संविधान सभा बनाओ, और उसके अंदर प्रांतों से 296 सीटें हो गई, रियासतों से 93। रियासत वाले तो भाई भेज रहा था राजा अपने अपने, और ये 296 थे, उनमें होने थे चुनाव। उनमें से 292 तो प्रांत थे, और 4 जो थे उच्चायुक्त प्रांत थे, अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान। ठीक है। तो ये वाली जो संख्या जो है ना, 389, 296, 93, 292, 4, ये जैसे आप घटा घटा के याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगी। ठीक है। बाकी वैसे रटने बैठोगे, प्रांत में 296 थे, फिर 4 उच्चायुक्त थे, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा आगे और भी संख्याएँ आनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप घटाते जाना और ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो 296 है, इसके अंदर क्या है? रिजर्वेशन भी था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से इन्होंने कह रखा था कि भैया रिजर्वेशन भी देंगे। तो रिजर्वेशन किस तरह से था वो हम देखते हैं। तो अच्छा, एक और चीज, निर्वाचन पद्धति कौन सी थी? निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, किस तरह से मिला हुआ था? जो मुस्लिम सीटें थी वो आरक्षित थी 78। सिख सीटें थी 4। टोटल कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। वो कैसे बटी हुई थी? 292, 93। ये कैसे बट गई? 3 भागों में, 4, 78। ये कितनी बची? 292 में से 4 घटाओगे तो कितने आएंगे? 88। 88 में से 78 घटाओगे कितने आएगा? 210। तो सामान्य कितनी हो गई? 210। ठीक है। अच्छा जी, तो कुल 292 थी। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ? इलेक्शन हुए, चुनाव परिणाम क्या है? चुनाव परिणाम ऐसे आए, 208 सीटें जो है कांग्रेस जीत गई। 292 में से कितनी सीटें कांग्रेस जीत गई? 208 जीत गई। अब 208 कैसे जीती? 199 तो सामान्य सीटें, जो जनरल की सीटें थी। सिखों की 3 सीटें, और 3 सीटें जीत गई ये मुस्लिम। और उच्चायुक्त प्रांतों में भी 3 जीत गई। में भी 3 जीत गई। और 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग। ठीक है। और बची हुई जो 8 सीटें थी ये जीती निर्दलीय। ठीक है। तो ये था चुनाव परिणाम। अब जो चुनाव परिणाम है, इससे मुस्लिम लीग खुश होगी क्या? ये 208 है। कितने हैं? 208। संविधान बनाने जा रहे हैं,
तो वैसे तो हमारा जो संविधान बना हुआ है वो इतना प्यारा बना हुआ है, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, जिसके कर्ता धर्ता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें ऐसे लगा कि ये जो 208 है ये 73 से 3 गुना है लगभग। तो ये तो मिलके कुछ ऐसा संविधान बनाएंगे 208, जिसमें इनके जो अधिकार है वो पिछड़ जाएंगे। इन्होंने संविधान सभा का कर दिया विरोध। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ। अब ये जो संविधान सभा जो बनी थी, ये कैसी बनी थी? एक दल की थी क्या? नहीं, एक दल तो नहीं था। ये कैसी थी? बहुदलीय निकाय था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुदलीय निकाय था। ठीक है, गांधी और जिन्ना जो थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और 15 जो है महिलाएं भी चुनाव जीतकर आई थी। ठीक है, वो भी संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे संविधान सभा की बैठकों की। कब कौन कौन सी बैठक हुई? जो इम्पोर्टेंट बैठक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की, 11 दिसंबर की और 13 दिसंबर की, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर कुछ समितियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। अच्छा जी, पहली जो बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मुस्लिम लीग जो है इसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, इफेक्ट ये हो गया। इसमें कुल सदस्य कितने रहे? सदस्य 207, जिनमें 9 महिलाएं थी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? आचार्य कृपलानी ने। ठीक है, और इसी दिन क्या है, अब जैसे अध्यक्ष बनाना था, तो जो सबसे सीनियर थे उनको बना दिया अध्यक्ष। लेकिन कैसा? अस्थायी अध्यक्ष। किसको बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हुई बात। दूसरी बात, 11 दिसंबर 1946, ये दूसरी बैठक। इसके अंदर सबसे पहले तो स्थायी अध्यक्ष बनाए। कौन बना अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, इसी दिन संविधान का पहला प्रारूप बनाया गया। किसने बनाया? बी.एन. राव ने। ठीक है, पहली बैठक, पहली बैठक में क्या हुआ?
मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, करते रहो कोई बात नहीं। सदस्य 207, ठीक है। 207 जिनमें 9 महिलाएं थीं। फिर उद्घाटन आचार्य कृपलानी ने किया। अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, स्थायी अध्यक्ष बना लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी बन जाते हैं। संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव ने प्रस्तुत किया, ठीक है, बनाया। अच्छा जी, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद आते हैं 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में आप देखो, हम क्या बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, ठीक है। मान लो संविधान नाम की एक कोई मूवी बना रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं। अब फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती है, उसकी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखेंगे। फिर हमने डायरेक्टर वगैरह ये सब तो बना दिए पहले से, कौन डायरेक्टर होगा, कौन इसका प्रोड्यूसर होगा, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही कर दी है। तो अब इस दिन आना था हमारा स्क्रिप्ट, ये उद्देश्य प्रस्ताव है। वो कौन लेके आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए उद्देश्य। ये लेके आए उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और ये पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947। इस दिन हो गया ये पारित, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो देख लेते हैं। पहली बात, भारत कैसा होगा, भारत होगा भैया गणतंत्र, है ना। गणतंत्र, गणराज्य होगा, उसमें जो लिखा होता है वैसे ही लिख लेते हैं। भारत में लोकतंत्र होगा, भारत संप्रभु होगा और गणराज्य होगा, ठीक है। भारत कैसा होगा, लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य होगा। भारत का क्षेत्र कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा भारत का क्षेत्र। तो भारत का क्षेत्र, जो प्रांत है वो होंगे इसके अंदर, रियासतें वो भी भारत का हिस्सा होगी, अन्य भारतीय क्षेत्र जो किसी और के कब्जे में है अभी, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा, और कोई स्वेच्छा से भारत का हिस्सा बनना चाहे तो ये सब होगा भारत का संक्षेत्र। इसके अलावा क्या लिखा हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव ने, उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि राज्यों को हम देंगे ऑटोनॉमी, राज्यों को स्वायत्तता, ठीक है। और क्या देंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी किसको देंगे, हम राज्य को ही देंगे। और क्या लिखा हुआ था कि जो शासन के लिए जो शक्ति मिल रही है उसका स्रोत कौन होगा, स्रोत होगी जनता, शक्तियों का स्रोत कौन होगा, जनता होगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात की गई स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता किस तरह की स्वतंत्रता दी जाएगी, विचार,
अभिव्यक्ति। आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका कैसा भी विश्वास हो सकता है, आपका कोई भी धर्म हो सकता है, ठीक है, फेथ और बिलीफ, है ना। आपकी उपासना, व्यवसाय, संघ बनाना, काम करना, इन सब चीज़ों की आपको क्या मिली हुई थी? स्वतंत्रता, ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। फिर न्याय, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और समता, समता किसमें? मतलब समानता किसमें? प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष नागरिकों को क्या मिलेगी? समता मिलेगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संरक्षण की जरूरत है, तो उनको संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण किनको? अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, और सामाजिक रूप से पिछड़े, इन सबको भारत के संविधान से क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा, ठीक है, ताकि वो ऊपर उठ सके और जो समाज है उनमें बराबर आ सके। 6 पॉइंट हो गए, को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, 2 पॉइंट और है, वो भी हम इसी में लिख लेंगे, ठीक है। जो 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट क्या था? कि भारत जो है उसकी अखंडता, संप्रभुता बनाए रखेंगे। किस किस में? जल में, थल में, नभ में। भारत की अखंडता और संप्रभुता जल, थल, नभ में बनाए रखना। एक और, कि सिर्फ भारत ही नहीं, हम पूरी दुनिया का ध्यान रखेंगे। हम कोशिश करेंगे विश्व शांति और मानव कल्याण की, ठीक है, तो हम इसकी कोशिश करेंगे। तो ये था भारत का उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? भारत लोकतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाया जाएगा। भारत का संघ क्षेत्र कौन कौन सा होगा? प्रांत होंगे, रियासतें होगी, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे कि गोवा, और जो स्वेच्छा से यदि शामिल होना चाहे वो भी इसका हिस्सा होगा। राज्यों को दी जाएगी स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ। शक्तियों का स्रोत कौन होगा? जनता होगी। स्वतंत्रता किस किस तरह की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने और काम करने की, कार्य करने की। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समता, प्रतिष्ठा, अवसर, विधि के समक्ष आपको मिलेगी समता। फिर कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाएगा संरक्षण। किस किस को? अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, जनजातीय क्षेत्रों को, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और जो वंचित वर्ग हैं उनको क्या मिलेगी? उनको मिलेगा संरक्षण। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता है, उसको जल थल नभ में क्या करेंगे? बनाए रखेंगे। विश्व में शांति और मानव कल्याण की हम करेंगे कोशिश, ठीक है। ये था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बाद आता है
कुछ समितियां। संविधान सभा की समितियां कितनी थी? 22 थी। इसमें 8 मुख्य थी। ठीक है, उन 8 के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी किसके पास थी। ठीक है, 8 की हम बात करेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा तो किसके पास थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास कौन कौन सी थी? संघीय संविधान समिति, ठीक है। दूसरी थी संघीय शक्ति। तीसरी थी भारतीय राज्यों के लिए जो समिति थी, भारतीय राज्यों के लिए समिति। चौथी थी संविधान का जो ड्राफ्ट जो बना था उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। संविधान के ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति। तो इन समितियों के जो अध्यक्ष थे वो तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति, भारतीय राज्यों के लिए संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी, उन सब के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद आती है, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास थी प्रक्रिया नियम नियम और प्रक्रिया बनाने के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठी थी राष्ट्र ध्वज जो था अपना, उसके लिए जो तदर्थ समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज के लिए जो समिति थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो पूरा नाम लिखते हैं लौह पुरुष का। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास कौन कौन सी थी? प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान, फिर अल्पसंख्यक, फिर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फिर जनजातियां, जनजातियां। ठीक है, जनजातियां। तो इनके पास भी 4 हो गई। अब ये जो अल्पसंख्यक और मूल अधिकार और जनजातियों के लिए जो समितियां बनाई गई थी उनके लिए और भी वो बनाई गई थी, उप समितियां बनाई गई थी। उनके कौन थे? उप समिति। अच्छा, एक अपना रह गया है, मैंने 8 बताई थी ना, 8वीं जो है 8वीं जी मावलंकर जी के पास थी, संविधान सभा की जो कार्य समिति थी। कार्य समिति किसके पास थी? जीवी मावलंकर, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा ये जो उप समितियां हैं उनके कौन अध्यक्ष थे?
और इसकी भी उप समिति। अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे HC उप समितियों के लिए कौन से थे? HC मुखर्जी, जो कि उपाध्यक्ष भी बने हुए थे। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी उप समिति के थे JB कृपलानी। और जनजातियों के लिए जो बनाई गई थी वो देखो अलग अलग बनाई हुई थी। जनजातियों को हम अलग से लिख लेते हैं। जो असम का क्षेत्र था इसके लिए तो थे गोपीनाथ बारदुलाई। और अन्य भारत के लिए ये उप समिति है, जो समिति थी उसके तो वल्लभ भाई पटेल थे। जो अन्य भारत है उसके लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे वो थे KV ठक्कर। ठीक है, तो कई बार आपको मैचिंग के लिए और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपके ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन कौन सी थी? प्रक्रिया नियम राष्ट्रसभा जी। मावलंकर के पास कौन सी थी? संविधान सभा की कार्य समिति। पटेल जी के पास कौन सी थी? प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक, फंडामेंटल राइट्स और जनजातियाँ। इनकी कुछ उप समितियाँ भी बनी हुई थी, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए SC मुखर्जी अध्यक्ष थे और मूल अधिकार है उनके लिए JB कृपलानी थे। जनजातियों के लिए 2 थी उप समितियाँ, असम में गोपीनाथ बारदुलाई अध्यक्ष थे और अन्य भारत के लिए जो समिति थी उसके AV ठक्कर थे। जवाहरलाल नेहरू के पास मुख्य चीज़ें थी संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति, भारतीय राज्यों के लिए जो समिति थी, संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी वो भी किसके पास थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है प्रारूप समिति। तो अब हम देखेंगे प्रारूप समिति। ये कब बनी? 29 अगस्त 1947, आज़ादी के 14 दिन बाद। अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके और जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? एक तो BR अम्बेडकर हो गए, N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। अम्बेडकर जी का तो सुना हुआ है, अयंगर जी, अय्यर जी, सादुल्ला, मुंशी, इन सब का तो हमने सुना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो VT कृष्णामाचारी क्या थे? VT कृष्णामाचारी अभी मैंने आपको बताया था उपाध्यक्ष थे। ऐसे ही TT कृष्णामाचारी इसके सदस्य थे। ठीक है, कृष्ण 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 3 बार है इसमें, तो कृष्ण के तो आप सभी भक्त हो। TT कृष्णामाचारी, कृष्ण स्वामी अय्यर और माधव भी तो कृष्ण को ही कहते हैं, तो माधवराव, N माधवराव 3 बार हो गए। अच्छा, गोपाल भी कृष्ण को ही नहीं कहते क्या?
कृष्ण ही कृष्ण तो है। वो बंसी बजाते थे इसलिए इसके अंदर के एम मुंशी थे। हो गए। एक मोहम्मद सादुल्ला ही तो आपको याद करना है। तो प्रारूप समिति के सातों सदस्य आपको याद हो गए क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके सदस्य भी थे और अध्यक्ष भी थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव, टी टी कृष्णामाचारी। कृष्ण से याद रखना है। प्रारूप समिति कौन कौन थे? कृष्ण के ही नाम से गोपाल स्वामी थे, कृष्ण के ही नाम से कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कृष्ण के ही नाम से मुंशी थे, कृष्ण के ही नाम से एन माधव राव थे और कृष्णामाचारी कृष्ण के नाम से टी टी कृष्णामाचारी। वी टी कृष्णामाचारी क्या थे? जो अपनी संविधान सभा है उसके एस सी मुखर्जी के साथ उपाध्यक्ष थे। दो उपाध्यक्ष थे, एक तो एस सी मुखर्जी और एक वी टी कृष्णामाचारी। ठीक है। अच्छा जी, प्रारूप समिति ने क्या क्या काम किया? इन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा, लगभग है ये, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा। सभा ने 3 पठन के अंदर अपना संविधान जो है वो पारित किया। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। 3 पठन कौन कौन से थे? 3 पठन में पारित किया। क्या किया? संविधान। बात तो संविधान की चल रही है, संविधान ही पढ़ रहे हैं हम, संविधान ही पढ़ेंगे। प्रथम पठन ये कब हुआ? ये चला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर, जगह कम पड़ रही है, बढ़ा लेते हैं, 9 नवंबर 1948 तक। जो द्वितीय पठन था ये चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। जो तृतीय पठन था वो चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। छब्बीस नवंबर 1949 तक। क्या ये तारीखें याद हो जाएगी? याद होने वाली एक जगह अक्टूबर, बाकी सारे में नवंबर है। तारीखों का देखना। 26 नवंबर 1949 आपको पता है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ था तृतीय पठन और खत्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रथम पठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। 5 दिन चला। पहला पठन कितने दिन चला? 5 दिन चला। 4 नवंबर को शुरू हुआ था। कब खत्म होगा? 9 को। ठीक है। फिर द्वितीय पठन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है। एक ये वाली डेट ध्यान रखनी है। 4 में 5 ऐड कर देना। वैसे तो टोटल 6 दिन हो गए, 4 को भी इंक्लूड करोगे, लेकिन आप तो 5 ध्यान रखना कि 5 ऐड करना है अपने को। और 15 से 17 अक्टूबर। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो तैयार हो। अब देखते हैं ये जो अपनी संविधान सभा थी ना, संविधान सभा, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना मुझे। जो हम संप्रभु संप्रभु की बात कर रहे हैं या सर्वोच्च, मतलब सोवरिन या सुप्रीम,
क्या संविधान सभा संप्रभु और सर्वोच्च थी? सिंपली इतनी सी बात अगर मैं कह दूं कि क्या संविधान सभा संप्रभु और सर्वोच्च थी भी और नहीं भी। देखो, ये बनी कैसी थी? एक मिशन आया था। कौन सा मिशन था? कैबिनेट मिशन था। उसने प्लान बनाया, कैबिनेट मिशन ने प्लान दिया, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, निर्वाचित मनोनीत 389 का प्लान था। मुस्लिम लीग अलग हो गई। लास्ट में संविधान सभा में 207 सदस्य बचे, उन्होंने संविधान बनाया। तो ये क्या है, इसको वो कर सकते थे, जो अंग्रेज थे इसको ख़त्म भी तो कर सकते थे, क्योंकि उनकी बनाई हुई है और वही ख़त्म कर दे, है ना। इसलिए जो संविधान सभा है, उन्होंने सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, इन्होंने पहला प्रस्ताव जो है वो ये पास किया कि भाई संविधान सभा को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा प्रस्ताव लाके इसको डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो पहले तो खुद को बचाना था, खुद को बचा लिए। और ये जो प्रस्ताव ला रहे हैं ये भी 2/3 बहुमत से। प्रस्ताव भी किस तरह से पास होगा? 2/3 बहुमत से। मतलब अगर 100 सदस्य हैं तो उसमें से 67 सदस्य इसके पक्ष में हो कि इसको डिसॉल्व करना है, तो ये डिसॉल्व हो सकती है, नहीं तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर बाद में जो स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 15 अगस्त 1947 को। इसके साथ ही ये पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु संस्था बन गई। ठीक है। इसके बाद में इसने क्या किया, 1952 तक संविधान सभा अच्छा, संविधान सभा तो कब तक थी? 1950 तक ही थी। लेकिन 1952 तक संविधान सभा ने जो अपनी लेजिस्लेचर है, विधायिका है, पार्लियामेंट जो है, संसद, पार्लियामेंट का काम भी इसी ने किया। तो डबल रोल में थी संविधान सभा। जब तक हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब तक ये संविधान भी बना रही थी, देश के लिए कानून भी बना रही थी, और दोनों काम कर रही थी। तो इस तरह से ये क्या थी, डबल रोल में थी। तो संविधान सभा संविधान बना रही थी। अब जो संविधान होता है ना, संविधान रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रिटर्न तो जैसे अपनी संविधान की एक पुस्तक है, एक ही जगह लिखा हुआ है। अनरिटर्न की कोई बुक नहीं है ना, जो उनके लॉज बने हुए हैं उन सब का कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ठीक है। अच्छा जी, और जो ये पार्लियामेंट लॉ बनाती है उनको क्या बोलते हैं? स्टेचुटरी लॉज बोलते हैं। स्टेचुटरी का मतलब क्या हुआ? वैधानिक
मतलब इसने जो कानून बना दिए वो वैधानिक है, वो लीगल है, वो उसी के अनुसार जो है चीज़ें चलेगी। इसमें जो है संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को इनेक्ट किया, मतलब बनाया। ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन इन्होंने आत्मार्पित किया। ठीक है, स्वयं को, मतलब ये आत्मार्पित किया खुद को। ठीक है, अच्छा जी। लागू कब हुआ, सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे का क्या कारण है कि भैया हमने 26 जनवरी 1930 को भारत का झंडा फहराया था और खुद को हमने कहा था कि हम स्वतंत्र स्वतंत्र हैं और हम पूर्ण स्वराज लेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं कि भाई आधी अधूरी आज़ादी ले लें, हम आज़ादी लेंगे तो पूरी लेंगे। ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये इस वजह से 26 जनवरी 1950 तक का इंतज़ार किया। इस दिन जो है संविधान को ने लागू किया। ठीक है, इसी दिन पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहले राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके 2 दिन पहले क्या है, थोड़ा सा संविधान जो है लागू कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या किया, ये संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। इसके अंदर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को हमने स्वीकृत कर लिया और जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कर लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और संविधान सभा को कर दिया भंग। ठीक है, तो ये 24 जनवरी थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिन है। और जो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, उस दिन थोड़ा संविधान हमने वो किया था, कुछ पार्ट जो है संविधान का लागू किया था, जैसे नागरिकता वाला, नागरिकता। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो शपथ है, शपथ अभी मैं आपको आर्टिकल्स नहीं बता रहा, बाद में जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब हो जाएगा। ये आर्टिकल 5 से 9 तक है। ये शपथ जो है राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 में है। फिर निर्वाचन आयोग, क्योंकि चुनाव भी तो करवाने थे, निर्वाचन आयोग 324। तो ये सब चीज़ें हमने लागू कर दी थी। अच्छा, इसमें साइन कितने थे, कितने लोगों के थे, साइन थे 284 सदस्य। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है उसको बनने में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रह जाए, वैसे तो याद रहने वाली टर्म्स है, नहीं रहे तो काउंट कर लेना। कब हमारा संविधान सभा बनी थी, अब जो है उसको हमने संविधान को लागू किया था, बनाया था। तो वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन थे। इसमें कुल 11 सत्र चले, 165 बैठकें हुई। ठीक है, 165 या 166 बैठकें हुई। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो छोटे मोटे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और। अब जो अपना
संविधान है उसके प्रकारों की बात करते हैं, है ना। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने बात की है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो है अपना लिखित संविधान, दूसरी तरफ है अलिखित संविधान। तो जो ये लिखित संविधान होता है उसके तो क्या है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल और इसके जो प्रोविजंस हैं, है ना, आर्टिकल और जो प्रोविजंस है वो एक सिंगल बुक में होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद और जो इसके प्रावधान एक ही पुस्तक में लिखे होते हैं, जो कि अपना संविधान होता है। ये तो लिखित संविधान हो गया। ठीक है, अलिखित के अंदर क्या होता है, जो संसद ने कानून पास कर दिया वो इनके संविधान का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इनका जो कानून पास है वो सारे एक किताब में तो लिखे नहीं जा सकते, तो इनका कोई सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जबकि अपना यहाँ पे होता है सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, जिसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो जो अपना लिखित संविधान होता है उसके अंदर जो संविधान होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि इसके अंदर संसद जो है ये होती है सर्वोच्च। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो गया कि लिखित संविधान के अंदर तो क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, और अलिखित संविधान में कौन सर्वोच्च होता है, संसद होती है। जो लिखित संविधान होते हैं उसके अंदर न्यायपालिका के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है, न्यायपालिका के पास ज़्यादा शक्ति होती है। ये क्या कर सकती है, संसद के कानून की समीक्षा भी कर सकती है, और जो समीक्षा और रद्द भी कर सकती है। ठीक है, जैसे 99वां जो संविधान संशोधन था, इसको वैध घोषित कर दिया, इसको रद्द घोषित कर दिया था। ठीक है, वैसे न्यायपालिका के पास यहाँ पे ज़्यादा पावर्स होती है, ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। जबकि मैंने कल भी बताया था कि ब्रिटेन जैसा देश जहाँ पे अलिखित संविधान है, अच्छा ये अलिखित संविधान का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ठीक है, वहाँ पे जो भी लॉ बनाया वही उनका संविधान है, जो कि मैग्ना कार्टा। ठीक है, एक राजा ने एक संधि की थी मैग्ना कार्टा 1215 में, वहाँ से जो है इनका संविधान बनना स्टार्ट होता है। वैसे तो 18वीं सदी में 1700 कुछ में 1757 आई थिंक, ये तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे 18वीं सदी के अंदर इनकी वास्तव में संसद बनी थी, तो तब से ये इनका संविधान बनता जा रहा है और बनता ही जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो न्यायपालिका होती है अलिखित संविधान के अंदर, वो कम शक्तिशाली होती है। ठीक है, न्यायपालिका जो विधायिका है, विधायिका के जो निर्णय हैं उनको रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, चौथा अंतर क्या हो सकता है, जो लिखित संविधान है, अभी हमने देखा इसको हमारी संविधान सभा ने बनाया, एक स्पेशल बॉडी ने बनाया, और एक स्पेशल दिन को ये बनकर अपना तैयार हुआ। ठीक है, तो कोई स्पेशल बॉडी इसको
बनाएगी, है ना, और स्पेसिफिक डेट को ये बन के तैयार होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बनते ही जा रहा है, ठीक है। तो कोई सिंगल बॉडी या डेट ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये लंबे समय अंतराल में बनता है, ठीक है। जैसे मैग्ना कार्टा 1215 से लेके चलता ही जा रहा है ना। किंग जॉन नाम था शायद उस टाइम पे वहाँ के जो राजा थे ब्रिटेन के, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेपरेशन होता है, जो संविधान और दूसरे कानून जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो लिखित संविधान है उसके अंदर संविधान और दूसरे कानून बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी कानून संविधान का हिस्सा। जैसे अभी एक इश्यू आया था, एप्पल वाला लाइटनिंग पोर्ट देता था, ठीक है, उसका पोर्ट अलग था मोबाइल का। तो ब्रिटेन ने कहा, यूरोपीय यूनियन ने, कि भाई साहब आप जो है टाइप सी पोर्ट ही दोगे, मोबाइल के अंदर जो भी चार्जिंग पोर्ट होगा वो सेम होगा। ये क्या था, इनका एक कानून था, इन्होंने एक लॉ बनाया। लेकिन ये इनका बन गया संविधान का हिस्सा, और कोई भी कंपनी यदि वहाँ पे व्यापार करती है तो उस देश के संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह से इनके जितने भी कानून हैं वो सब क्या होते हैं, संविधान के हिस्से होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कुछ अंतर और देख लेते। देखो ये वाला जो है लिखित संविधान, लिखित संविधान जो है उसका तो क्या कर सकते हैं हम, लिखित संविधान जो है वो रिजिड या फ्लेक्सिबल, कठोर भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे कठोर तो अपना है इंडिया, फ्लेक्सिबल श्रीलंका का। श्रीलंका के संविधान को जब मर्जी जो है आप कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। इंडिया वाला थोड़ा सा रिजिड भी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें, यहाँ पे तो इंडिया मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा, रिजिड का जो सही एग्जाम्पल होगा वो होगा यूएसए। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया जो है बोथ, इसके अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज पाई जाती है। कि हमारे पास क्या है, संविधान के अनुच्छेद 368 में ये दे रखा है कि भैया एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और कुछ और प्रोविजंस जो दे रखे हैं, कुछ के लिए जैसे आप सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो, कुछ के लिए आपको राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप जो है उसको चेंज तो कर सकते हो, थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कर ही नहीं सकते। यूएसए का तो आप चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे इतना आसानी से चेंज नहीं हो सकता। इधर क्या होता है, ये तो हमेशा ही फ्लेक्सिबल ही होता है। करना क्या है, एक कानून ही तो पास करना है, ठीक है। अब जो अलिखित संविधान होता है उसके अंदर जो शासन होता है वो तो कुछ ऐसा है कि सिर्फ एकात्मक व्यवस्था हो सकती है। एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था का क्या मतलब है, सारी पावर्स जो होती है वो सेंटर के पास होती है ना।
जो राज्य हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसे सारी शक्तियाँ दिल्ली में पहुँच जाए, राजस्थान को कुछ भी करना है पहले भाई दिल्ली से पूछो, जयपुर में तो काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी शासन पद्धति है, एकात्मक व्यवस्था इसके अंदर बनती है जहाँ जहाँ अलिखित संविधान होता है। वहीं जो लिखित संविधान है उसके अंदर दो संभावनाएं हैं, फेडरल हो सकता है, संघीय शासन पद्धति हो सकती है, या फिर यूनिटरी एकात्मक शासन पद्धति हो सकती है। ठीक है, तो ये हैं कुछ लिखित और अलिखित संविधान के अंतर। ठीक है, तो लिखित वाला जो है उसके अंदर तो क्या होता है, अनुच्छेद और इसके जो प्रावधान है एक ही किताब में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अलिखित के अंदर संसद जो भी कानून पास करेगी वो सारे ही इसके संविधान के पार्ट बन जाएंगे। सर्वोच्च क्या होता है यहाँ पे, तो संविधान होता है, जबकि यहाँ पे सर्वोच्च संसद होती है अलिखित में। लिखित में न्यायपालिका के पास विशेष शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो संसद के कानून की समीक्षा भी कर सकती है, उसे रद्द भी कर सकती है यदि सही नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे न्यायपालिका जो है वो विधायिका के निर्णयों को गलत नहीं ठहरा सकती, उनको रद्द नहीं कर सकती, उतनी पावर नहीं होती है न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका वहाँ पे कमज़ोर होती है। जो संविधान है, लिखित संविधान, वो एक स्पेशल बॉडी बनाती है, जैसे संविधान सभा ने अपना बनाया, और ये स्पेसिफिक डेट को लागू किया जाता है। ठीक है, यही इसके अंदर क्या है, ये लंबे समय अंतराल का एक रिजल्ट होता है जिसमें बहुत सारे कानून होते हैं। अच्छा, संविधान और जो दूसरे कानून है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं लिखित संविधान के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सभी कानून संविधान का हिस्सा होते हैं। जो संविधान है लिखित, वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। लचीला जैसे कि श्रीलंका का है, कठोर जैसे कि अमेरिका का है। इंडिया का कैसा है, इंडिया के पास दोनों तरह के नेचर है। अभी हम इसके जस्ट बाद में देखेंगे कि क्यों है इंडिया का जो है मिक्स कैसे है और क्यों है, क्यों ज़रूरी था ऐसा, सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, लिखित संविधान में संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है। अलिखित का तो एक ही काम है भाई, यहाँ पे तो एकात्मक व्यवस्था ही होगी। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो मिक्स है कि भाई आपका लचीला भी है, आपका कठोर भी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2, 3, 169, इनमें ऐसे प्रावधान हैं जो कि संसद को शक्ति देती है कि साधारण बहुमत, अच्छा मैंने बहुमत भी नहीं बताया अभी तक, कौन सा बहुमत कैसे होता है अभी बता देते हैं, लास्ट में वही बता के ख़त्म कर लेंगे। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कर सकती है। अच्छा, आर्टिकल 2, 3, 169 ये सब तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्टिकल 2, यदि भारत के बाहर का राज्य, भारत के बाहर का राज्य यदि भारत में शामिल करना हो, ठीक है, तो संसद को किसी राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 3, जैसे भारत के जो राज्य हैं उनमें नया राज्य बनाना हो, ठीक है, या फिर उनका मर्जर करना हो, है ना, तो राज्य का नाम बदलना हो, ठीक है, नाम बदलना हो, क्षेत्र बदलना हो, ठीक है, या नया बनाना हो, दो को तोड़ के तीसरा बनाना हो, ठीक है, जैसे कि अपने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अभी बना है ना, जैसे ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं आर्टिकल 3 में, वो भी संसद जो है खुद के हिसाब से कर सकती है। अच्छा, उसकी प्रक्रिया अलग है, वो अपन आगे पढ़ लेंगे, राज्य को मैसेज करना और वो सब चीज़ें। आर्टिकल 169, कल हमने बात की थी विधान परिषद की, विधान परिषद, राजस्थान भी काफ़ी टाइम से चाहता है कि हमारी विधान परिषद हो, क्योंकि नेताओं के लिए फ़ायदा है ना,
इधर से नहीं तो उधर से आप हार गए, जैसे एमएलए नहीं बने तो एमएलसी तो आप बन ही सकते हो, और बन के आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। अच्छा चलो, तो इसका भी जो डिसीजन लेना है कि कौन से राज्य में विधान परिषद होगी, वो कौन लेगा? संसद लेगा। वो सिंपल मेजोरिटी के साथ क्या करेगा? डिसीजन ले लेगा। ठीक है, तो ये तो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लचीलापन। है ना, बहुत आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, कठोरता कहाँ पे है? भारत के संविधान को संशोधन करने के अंदर। ठीक है, जैसे 368 में ही दे रखा है कि भैया आप आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। कब? कब जब देश के विषय के बारे में कुछ आपको चेंज करना हो, जैसे कि आपने कहा कि हम तो राष्ट्रपति का पद ही हटाएंगे, तो भैया 2/3 सदस्य जो हैं वो ले आओ स्पेशल मेजोरिटी, और आप इसको चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे हैं जैसे किसी राज्य, दो राज्यों के बारे में कोई विधेयक बना रहा है सेंटर, तो उस टाइम पे क्या है, उन राज्यों, जैसे जीएसटी लाना था, तो ये राज्य के हितों को प्रभावित कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा? 50% जो राज्य हैं उनसे भी आपको उसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो है आपका बन पाएगा, संविधान संशोधन हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो संविधान संशोधन का तरीका है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, अच्छा ये मेजोरिटी वाला मैं आपको बता देता हूँ, और आज की क्लास अभी फिर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेजोरिटी होती है 4 टाइप की। ठीक है, एक तो होती है सिंपल, एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी को बोलते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों में बहुमत कब हो सकता है? जब 3 एक तरफ हो, 2 या फिर ये 2 तो भले और बढ़ जाएं, लेकिन ये 3 एक तरफ होने चाहिए। है ना, वैसे तो 2.5 लोग होते नहीं हैं, लेकिन 3 जो हैं लोग एक तरफ होने चाहिए, तब हो जाएगा साधारण बहुमत। तो जो आपके पास सदस्यों की संख्या है, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसका अगर 50% अगर उसमें से हो जाए, तो वो हो जाएगा आपका साधारण बहुमत। और ये 50% कौन सा है? जो उपस्थित है सदन में और वोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 50%। जैसे सदन की, जैसे क्षमता है 500 लोगों की। ठीक है, उसमें से आज आए हैं 300। ठीक है, अच्छा अब इन 300 की जो मेजोरिटी है वो निकाली जाएगी कि 151 अगर है, तो भी ये आपकी साधारण बहुमत हो गई। समझ में आ गया साधारण बहुमत? ये सिंपल सी बात है। साधारण मतलब साधारण, जैसे हम बहुमत देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे राज्यसभा है, 245 इसकी टोटल सीट है। इसमें से जैसे 200 जने, 200 सांसद प्रेजेंट है,
और वो वोट कर रहे हैं, तो 101 जिसके पक्ष में आ जाएंगे उसका वो बहुमत हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को बोलते पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है? पूरी तरह से आपके पास बहुमत होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि 245 में से 245 में से 200 प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे। ठीक है, जैसे प्रेजेंट जितने थे उसमें से जो वोटिंग हो रही है उसका अपन 50% से एक ज़्यादा देखेंगे, वो होगा अपना साधारण बहुमत। एब्सोल्यूट के अंदर क्या है कि सदन की जो, जैसे लोकसभा है, लोकसभा की कितनी सीटें होती है? 543 होती है। अभी 543 की अगर आप मेजोरिटी निकालते हो तो 543 का 50% निकालोगे आप, जो कि, तो 543 का आधा कितना होता है? 271.5। तो 271.5 तो लोग होते नहीं है, मतलब 272 वोट आपके पक्ष में होने चाहिए, तब आपका होगा पूर्ण बहुमत। ठीक है, पूरी तरह से बहुमत आपका कब होगा? जब आपका 50% से एक ज़्यादा आपके पास वोट रहेगा, तब होगा आपका पूर्ण बहुमत। उसके बाद आती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को बोलते हैं विशेष विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, जो ये विशेष बहुमत है, इसमें ये जो 50% हम कर रहे थे, ये संख्या बदल के विशेष हो जाती है, और वो विशेष कितनी है? 2/3, 2/3। ठीक है, कितनी हो जानी चाहिए? 2/3 हो जानी चाहिए, तब होगी आपकी वो विशेष बहुमत। अच्छा, 2/3 ऑफ किसका? किसका 2/3? टोटल का जो स्ट्रेंथ है अपनी, उसका, जैसे 543 है, इसका 2/3। ठीक है, या उपस्थित और वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, ये बनेगा अपना विशेष बहुमत। तो लोकसभा के लिए ये जब हम निकालेंगे तो ये आता है अपना 362। तो 362 जो सांसद हैं लोकसभा के, वो यदि किसी बिल के पक्ष में आते हैं, किसी संशोधन के पक्ष में आते हैं, तो उसकी हो जाएगी विशेष बहुमत। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रभावी बहुमत, इसका क्या मतलब हुआ? प्रभावी बहुमत, जैसे हमारे पास कोई सदस्यों की संख्या थी, हमारे पास प्रभावी मतलब उस टाइम पे कितनी जो है मेजोरिटी आ सकती है। जैसे हमारे पास सदन के सदस्यों की संख्या जैसे 543 है, या 245 है, या फिर राज्य विधानमंडलों में जो है अलग अलग, जैसे राजस्थान की 200 है, उनमें से यदि मान लो कुछ सदस्यों का जैसे डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको निकाल दिया गया हो किसी कारणवश से, या फिर उन्होंने खुद ने रिजाइन कर दिया हो, या फिर उनकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, मृत्यु, त्यागपत्र, या फिर एक और जो हो सकता है डिस्क्वालीफाई, निलंबित, क्वालीफाई, ऐसे करके वो सीट जो है कुछ खाली हो जाए, रिक्त सीटें। ठीक है, सदन के सदस्यों की संख्या है, कुल जो सीटों की संख्या है वो, माइनस जो रिक्त सीटें हैं उनका 50%, वो वाला जो बहुमत आएगा वो आएगा प्रभावी बहुमत। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। साधारण बहुमत तो
नॉर्मल 50%। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत के अंदर क्या होता है कि भाई जो टोटल सीट्स है उसका 50% होना चाहिए। विशेष बहुमत में क्या है कि जो टोटल है उसका 2/3 हो, या फिर जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसका 2/3 होना चाहिए। और जो प्रभावी बहुमत है उसके अंदर क्या है, जो सीटों की संख्या है उसमें से जो रिक्त पद है उस टाइम पे जब हम मेजोरिटी निकाल रहे हैं उस टाइम पे जो रिक्त पद है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका 50% निकाल लेंगे, वो होगा प्रभावी बहुमत। ठीक है, तो आप यहाँ तक बने रहे। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे पढ़ाने में अच्छी ना लगी हो, कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो अच्छी बुरी सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखो दोस्तों, दुनिया परफेक्ट नहीं होती, लोग भी नहीं होते, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप कौन सा वर्जन चूज करते हो वही आपको डिफाइन करता है। आप मेहनत जारी रखो, मंजिल अपना काम खुद करेगी। मैं भी अपनी मेहनत जारी रख रहा हूँ, देखो मंजिल कहाँ होती है। बस एक चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम हैं इंसान, और हमें इंसानों की तरह रहना है। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग ए सिंसियर स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।